स्टडी पीसीएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शुभम सौरभ। आज जिस वीडियो को कवर करने वाले हैं वो है आत्मनिर्भर भारत अभियान। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सेल्फ रिलायंट इंडिया यानी आत्मनिर्भर भारत है क्या, कोई अर्थव्यवस्था कैसे आत्मनिर्भर हो सकती है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अनुसार आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था उसे ही कहेंगे जो अपने पैरों पर खड़ी हो, यानी कि अपनी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपने लोगों के द्वारा अपनी ज़रूरत की चीज़ों को बनाए, उसे ही आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कहते हैं। फेमस ब्राज़ीलियन इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है डॉस सैंटोस जूनियर। उन्होंने भी यही कहा कि वह अर्थव्यवस्था, वो इकोनॉमी जो दूसरों पर डिपेंडेंट ना हो, अपनी ज़रूरत के सामान को बनाने के लिए, उसे ही हम आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कहते हैं। याद रखिए, इसका मतलब यह नहीं है कि आप दुनिया के साथ ट्रेड करना खत्म कर दें। इसके फ़ायदे क्या होते हैं? अगर कोई अर्थव्यवस्था सेल्फ रिलायंट हो तो इसके फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था अपनी ज़रूरत के सामानों को खुद बनाता है। लाइट इंडस्ट्री के गुड्स, हैवी इंडस्ट्री के गुड्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खुद बनाता है, जिसकी वजह से वो कंट्री रिच होती है, पावरफुल होती है और लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होती है। साथ ही जो इकनॉमी है वो काफ़ी सेफली डेवलप करती है और वो काफ़ी फास्ट डेवलप भी करती है। हैवी इंडस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं। हैवी इंडस्ट्री कहते हैं माइनिंग को, शिप बिल्डिंग को, केमिकल इंडस्ट्री को, इंजेक्शन मोल्डिंग को, एयरक्राफ्टिंग को, जिसमें ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होती है। वहीं लाइट इंडस्ट्री उसे कहते हैं जिसमें कम पूंजी की ज़रूरत होती है, जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग। दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था होने का, वो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के। आप जानते हैं दुनिया में इन समय अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ चुकी है। ऐसे में वो अर्थव्यवस्था जो आत्मनिर्भर होगी, वहाँ पर जॉब क्राइसिस कम देखने को मिलती है। लोग जॉब सीकर्स न होकर जॉब गिवर्स होते हैं। भारत में भी इन दिनों कोविड-19 क्राइसिस की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है 27.11% तक पहुंच चुकी है। ऐसे में अगर भारत अपनी ज़रूरत का सामान खुद बनाए तो काफ़ी हद तक हम अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। हम जानते हैं कि भारत पीपीपी के आधार पर दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है 11 ट्रिलियन डॉलर के साथ। वहीं जीडीपी के आधार पर पाँचवीं छठी अर्थव्यवस्था है 3.1 ट्रिलियन डॉलर के साथ। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है दुनिया के साथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम दुनिया से इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं और दुनिया को एक्सपोर्ट कम करते हैं। हमारा व्यापार घाटा दुनिया में सबसे ज़्यादा चाइना के साथ है। अगर हम अपनी ज़रूरत के सामान खुद बनाएं तो हमारा जो व्यापार घाटा है, जो ट्रेड डेफिसिट है, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में रह सकता है। सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन क्या है? कोविड-19 की वजह से इन दिनों भारत में आई उतार और भारतीय अर्थव्यवस्था के तकरीबन बंद हो जाने की वजह से 20 लाख करोड़ का पैकेज भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अनाउंस किया गया, जो जीडीपी का 10% है। इसमें फोकस किया गया लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉस के ऊपर। आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य है दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से अपनी निर्भरता को कम करना और साथ ही जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसको प्रमोट करना। भारतीय प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5 पिलर्स के बारे में बात की, जिसमें सबसे पहले इकोनॉमी, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड पर बात की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें कुछ बड़े रिफॉर्म्स भी लाने होंगे जो आज की ज़रूरत है। जो 5 पिलर्स हैं उनके बारे में हम आज बात करते हैं। पहली है इकोनॉमी। हमें इकोनॉमी में अब क्वांटम जंप लगाने होंगे, बड़ी छलांग लगानी होगी। हमें ग्रोथ रेट को जो है वो डबल डिजिट तक ले जाना होगा। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी हद तक 20वीं सदी की है। 21वीं सदी की इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? किसी देश की रोडवे कैसी है, एयरपोर्ट कैसी है, उसके पोर्ट्स कैसे हैं, उसकी एनर्जी सेक्टर कैसी है, रेलवे कैसी है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल सोसाइटी कैसी है, इसे उस देश की इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। किस देश में निवेशक निवेश तभी करता है जब वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर उसे अच्छी लगती हो, ताकि उसे कार्य करने में वहाँ सुगमता महसूस हो। हम जानते हैं चाइना और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर छिड़ा था, लेकिन बहुत सारी कंपनियां जो चाइना से निकली वो वियतनाम, थाईलैंड और लाओस जैसे जगहों पर चली गई बजाय इंडिया आने की। इसकी सबसे बड़ी वजह थी इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर का कमज़ोर होना।
इससे निपटने के लिए 31 दिसंबर 2019 को 102 लाख करोड़ की परियोजना का शुभारंभ किया गया, जिसमें 39% सेंट्रल गवर्नमेंट, 39% स्टेट गवर्नमेंट और 22% प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी थी। इसमें 14 लाख करोड़ रेलवे को, 25 लाख करोड़ एनर्जी को और 20 लाख करोड़ रोड्स को दिए गए। तीसरी पिलर के बारे में हम बात करेंगे, सिस्टम। आज भारत की सप्लाई चेन ह्यूमन बास्ट है बजाय टेक्नोलॉजी बास्ट होने के। इस वजह से भारत की सप्लाई चेन की बड़ी होने की वजह से कंज्यूमर्स को सही प्रोडक्ट्स सही रेट पर नहीं मिल पाता और जो मैन्युफैक्चरर है उन्हें भी उसकी सही कीमत नहीं मिल पाती। सप्लाई चेन के बड़ी हो जाने की वजह से ये काफ़ी हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी बास्ट हो तो काफ़ी हद तक इस पर काबू पाया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक किसान अपने वेजिटेबल्स को उपजाता है और उसे वो बेचने के लिए बिचौलियों के पास जाता है। बिचौलियों से उसे मनमाने ढंग से बिचौलिया खरीदता है और उसे फिर बड़ी मंडी में ले जाता है। बड़ी मंडी से वो फिर जो कस्टमर है वहाँ तक वो पहुँचता है। इस दौरान जो किसान को सही मुनाफा नहीं मिल पाता और कस्टमर को सही रेंज पर जो सामान है वो नहीं मिल पाता। इससे निपटने के लिए अगर किसान टेक्नोलॉजी का यूज करे और ई मंडी जैसे साइट्स का इस्तेमाल करें तो काफ़ी हद तक सप्लाई चेन छोटी होगी और कंज्यूमर और फार्मर्स को भी इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। सप्लाई चेन को समझने के लिए आप एक मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल ले सकते हैं। एक मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए। वो फैक्ट्री में आएंगी, उनका मैन्युफैक्चरिंग होगा, फिर वो रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर के पास जाएंगी और तब जाकर वो कस्टमर के पास आती हैं। सप्लाई चेन जितनी छोटी और टेक्नोलॉजी बास्ट हो उतनी ही ज़्यादा वो बेहतर होती है। डेमोग्राफी दरअसल एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें यह बताया गया कि इंडिया की आबादी 2020 में 67% आबादी भारत की यूथ होगी। दुनिया में यूथ ही सबसे चीपेस्ट लेबर भी होता है और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी होता है। यही सबसे अधिक काम भी कर सकता है, श्रम भी कर सकता है और सबसे ज़्यादा खरीद भी यही करता है। अगर हम अपनी यूथ पॉपुलेशन का सही तरीके से यूज कर सके, अगर हम इसे एक रिसोर्स मान के इसका सही तरीके से यूज करें तो इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी प्रगति देखने को मिल सकती है। डिमांड, जहाँ तक डिमांड की बात है तो हमें अपनी लोकल प्रोडक्ट के लिए आवाज़ उठाना होगा, हमें उनकी मांग करनी होगी और तब जा कर के हम अपनी प्रोडक्ट्स की डिमांड करें। इससे बेहतर होगा हमारे जो छोटे दुकानदार या छोटे उद्यमी हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा इसका मुनाफा मिलेगा। इससे इंडियन इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। याद रखिए, शुरुआत में हो सकता है कि यह उच्च गुणवत्ता के ना हो, लेकिन धीरे धीरे अगर हम इनकी मांग बढ़ाएंगे तो यह भी उच्च गुणवत्ता के हो सकते हैं। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री ने कहा कुछ बोल्ड रिफॉर्म्स लाने के लिए जो आज की ज़रूरत है, जिसमें सबसे बड़ा है लैंड रिफॉर्म्स। हम भूमि अधिग्रहण बिल के बारे में बात करते हैं। चाइना में जो कंपनी जाती हैं उन्हें पहले से ही ज़मीन बता दिया जाता है कि इस जगह पर ज़मीन है और वो आसानी से वहाँ पर अपना कारोबार शुरू कर लेती हैं। भारत में आने पर उन्हें ज़मीन मिलने में बहुत दिक्कत होती है। इस वजह से बहुत सारे निवेशक भारत में निवेश करने से कतराते हैं। उदाहरण के तौर पर अरामको की हम बात कर सकते हैं। दूसरी जो नीड ऑफ आर है वो है लेबर रिफॉर्म्स। भारत में लेबर्स लॉज जो है 200 से अधिक हैं। याद रखिए, जिस देश में लेबर लॉ जितना ही कॉम्प्लेक्स होगा उस देश में जो बेनिफिट्स हैं उतने ही कम मिलते हैं इकोनॉमी को, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो इकोनॉमी है उसे भी काफ़ी बुरे तरीके से अफेक्ट होना पड़ता है। तीसरी जो बड़ी रिफॉर्म है वो है लॉ रिफॉर्म्स को लेकर के। उदाहरण देकर समझाना चाहूँगा चाइना को। चाइना में अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको इससे 1 से 2 दिन का समय लगता है, लेकिन अगर भारत में आपको एक नया बिजनेस शुरू करना है तो 6 महीने एवरेज लग जाते हैं पेपर वर्क होने में, जिससे इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। याद रखिए, बिजनेस स्पीड पर डिपेंडेंट है। जितनी स्पीड अच्छी होगी उतना ही अच्छा एक बिजनेस भी होगा। इसके अलावा भी कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, स्किल्ड लेबर और लिक्विडिटी को लेकर के। इंडियन गवर्नमेंट ने एमएसएमई के लिए भी योजनाएं शुरू की। एमएसएमई कहते हैं हम लोग सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये अपने आसपास आप रेडी वाले या फिर अपने आसपास गोलगप्पे वाले, सब्जी वाले छोटे दुकानदारों को देखते होंगे।
इंडियन इकोनॉमी या दुनिया की किसी भी इकोनॉमी को यही दुकानदार या छोटे जो उद्यमी हैं यही चलाते हैं। इनका एक वाइटल रोल होता है। यह पॉवर्टी रिडक्शन में और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काफ़ी बड़ी भूमिका अदा करते हैं। ऐसे में इनका ख्याल रखना हम सभी का दायित्व है। अगर हम अब भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तो हमें अपने लोकल प्रोडक्ट्स के लिए मांग करनी ही होगी। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो में बेसिक डिटेल्स पता चल चुके होंगे आत्मनिर्भर भारत को लेकर के। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।